हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में हम पढ़ रहे थे। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फॉर्मूले बताए थे, बाई पार्ट से बताया था। और बाई पार्ट से हमने दो फॉर्मूले भी डेराइव किए थे। और वो दोनों फॉर्मूले क्या थे? ये थे, पहला था आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। एक तो यह था, यानी स्क्वायर रूट नहीं है इसमें, वही आपको 6 फॉर्मूले बताए थे, वही है। सेकंड आपका 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो या तो ये दो फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले भी हमने इनका डेरिवेशन भी किया था, और वो भी किससे? वही पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करके। और वो दोनों फॉर्मूले 1/2a 1/2a दोनों में आया था। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का ही हम ये लेक्चर पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से ही। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, या वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, अपना पार्शियल फ्रैक्शन से आंशिक भिन्न से इनको सोल्व करेंगे। लेकिन स्क्वायर रूट नहीं है, तो 1/2a 1/2a, इसका तो log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसका 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। कहा था ना, वेरिएबल चरराशि अगर नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में यानी नीचे आएगी। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बनना आपका, एक दो ही पार्ट, दो ही टर्म है डिनोमिनेटर में, यानी हर में दो ही पद आपके, एक वेरिएबल स्क्वायर एक कांस्टेंट स्क्वायर है। अब इसमें जरूर ध्यान रखने की बात है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट 4 है। तो या तो इसको आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर, ऐसे ले सकते हो इसको, या फिर आप 4 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, दोनों मेथड से कर सकते हो। अब 2x स्क्वायर, तो 2x को आप क्या ले सकते हो? t ले लो, ये क्या हो जाएगा? 16 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह हो जाएगा dt/2। नहीं तो आप कॉमन लेकर के ऐसे बना दो, तो i इज इक्वल टू 1/16 माइनस 4x स्क्वायर dx। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो 1/4 और 4 कॉमन ले लिया, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला इसको यूज करेंगे। तो 1/4 तो है ही है, वो तो पहले से 1/4 इंटू 1/2a। अब ये 4 है, इसको भी आप क्या लिख सकते हो? अगले स्टेप में लिख देना, इसको 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हो। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है, तो 1/2a मीन्स 2 इंटू 2 log, तो क्या हो गया? a प्लस एक्स मीन्स 2 प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स प्लस c। और यहाँ भी ये फॉर्मूला यहाँ लिख दो, ये एकदम से याद हो जाए आपके। तो i इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 log 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस c। ये अभी वैल्यू डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हो तो सेकंड क्वेश्चन तो डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, इसका तो कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब ये 36 किसका? 36 है, वो 6 का स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया आपका। ठीक है, अब अगर इससे कंपैरिजन करते हो आप, इससे इसका कंपेयर करते हो, तो a की वैल्यू 6 हो गई, तो 1/2a यानी 1/2 इंटू 6 1/12 log x माइनस a यानी log x माइनस 6 अपॉन x प्लस 6। ये तो डायरेक्ट इसका आंसर है, फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड आप सोल्व कर सकते हो। थर्ड अगर लेते हैं हम, अब थर्ड इस फॉर्मूले से नहीं होना है, ये तो दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके हमने इनको सोल्व कर लिया। लेकिन थर्ड को अगर सोल्व करते हैं हम, तो थर्ड i इज इक्वल टू 3x अपॉन, दो ब्रैकेट्स है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx। ये मैंने आपको बताया था, इंटीग्रेशन बाय रिजॉल्विंग ऑफ ए रेशनल
ये प्रोपोर्शनल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी आंशिक भिन्नों में वियोजित करके उसके बाद में हम उनमें वियोजन, उनमें आंशिक भिन्न पार्शियल पार्ट्स में इनको कन्वर्ट करके उसके बाद में उनका इंटीग्रेशन समाकलन करते हैं। अब उसमें भी आपको 4 रूल्स बताए थे, उसमें फर्स्ट यह रूल है, और फर्स्ट कौन सा था, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हो, डिनोमिनेटर में क्या हो, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा हो, लीनियर यानी रैखिक, यानी वन पावर के हो, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, a अपॉन प्लस b अपॉन, वो रूल है वो यूज करेंगे। लेट 3x अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, और इसको आप लिख सकते हो a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट। उसके बाद में मैंने कहा था राइट साइड में एलसीएम लेंगे तो ये दोनों साइड में सेम आएंगे, तो एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों का हर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो उसको लिखो या मत लिखो, हम डायरेक्ट इनको न्यूमरेटर यानी ऊपर के पार्ट्स लिखेंगे। तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब यहाँ से a और b इनकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, तो यहाँ से फाइंड करेंगे हम। एक बार b को आप 0 बना दो और b को 0 बनाएंगे, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 रख देंगे, तो b का जो टर्म है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो when x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज माइनस 1, लेफ्ट साइड में भी x इज माइनस 1 पुट करेंगे, ये होगा 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 2, और b का टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो 0 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ -3 और ये भी -3 से डिवाइड करेंगे, तो a की वैल्यू है -3 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1, ये तो a की वैल्यू आ गई। इसके बाद में b की वैल्यू फाइंड करने के लिए a का जो टर्म है उसको 0 बना देंगे, और इसको 0 मीन्स x माइनस 2 0, और ये 0 कब होगा, when x इज इक्वल टू 2 हो। इसका मतलब इसमें हम क्या पुट कर देंगे, when x इज इक्वल टू 2। ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है, वैसे इक्वेशन ही बन गया, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में तो हो गया 3 इंटू 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पुट कर देंगे तो 0, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं। तो b इंटू 2 प्लस 1, b की वैल्यू यहाँ से b इज इक्वल टू, ये 3 इंटू 2 6, और 2 प्लस 1 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 6/3 इज इक्वल टू 2। ये a और b की वैल्यू यहाँ से अपने पास आ गई। अब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, समाकलन करना है, ये इस एक्सप्रेशन का करना है। ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हमने अज्यूम किया है इस तरह से, यानी अलग अलग फ्रैक्शंस बना दिए, अलग अलग भिन्न बना दिए हमने, तो इसके अलग अलग भिन्न होगी। यानी a की वैल्यू आप यहाँ 1 पुट कर दोगे, 1 अपॉन x प्लस 1, और b की जगह 2, तो 2 अपॉन x माइनस 2। यानी जो आपके क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन थी, जो भिन्न थी, उसको हमने 2 अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके, मेथड यूज करके। तो इसका मतलब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन मीन्स इन दोनों का इंटीग्रेशन, इन दोनों का समाकलन, तो इनका डायरेक्ट लिख देंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो a की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस सेकेंड में b की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देंगे, तो 2 अपॉन, अब 2 को बाहर भी लिख सकते हो आप, तो 2 अपॉन x माइनस 2 dx हो गया। ये आपको बताया था 1 अपॉन x का log x होता है। अब उसमें प्लस माइनस कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, निकाल लेंगे, 1 अपॉन x माइनस 2 है, तो ये हो गया log x माइनस 2 प्लस c। अब n log m आपका फॉर्मूला है n log m इज इक्वल टू log m इज टू पावर n, तो ये 2 है, n log m, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इज टू पावर यहाँ आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, इसके पार्ट्स को, आगे की स्टेप्स है, इस स्टेप को यहाँ लिखता हूँ, i इज इक्वल टू
log फर्स्ट स्टेप आपकी फर्स्ट टर्म है वो x प्लस 1 प्लस log n log m, तो x माइनस 2 इज टू पावर 2 प्लस c, ठीक है, ये 2 यहाँ पर आ गई। इसके बाद में log m प्लस log n, log m प्लस log n वो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो log m है I इज इक्वल टू log x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका थर्ड का आंसर है, थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें भी आप वो पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करके फिर इसको पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। लेट 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3 इजिकल। अब ये आपको बताया था कि सबसे पहले तो हम क्या चेक करते हैं, इसमें डिग्री चेक करते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी और डिनोमिनेटर की कितनी, यानी ऊपर अंश में x की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है और हर में नीचे कितनी है हाईएस्ट पावर। यहाँ पर x की पावर 1 है न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में 2, तो ये अगर ओपन करेंगे ब्रैकेट और एक ये मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3। इसका मतलब ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर होती यानी इनकी दोनों की डिग्री या तो इक्वल होती या न्यूमरेटर में ज्यादा होती, तो आपको बता रखा है सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर में कोई बात है या तो 4/4 हो तो आगे सोल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर 5/4 हो वो भी आगे सोल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, और क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर ये लिख देते हैं। लेकिन इसमें तो डिग्री, तो सबसे पहले यही चेक करेंगे इन क्वेश्चंस में अलजेब्रिक जो इंटीग्रल्स है, इंटीग्रेंड्स है, इनमें यही चेक करेंगे हम। इसमें तो डिग्री न्यूमरेटर की कम है तो फिर इसका मतलब ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो और इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन x प्लस 1 प्लस, उसके बाद में जो रूल्स बताए थे मैंने, 4 रूल्स बताए थे जो आपके अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स है, उसमें रूल सेकंड बताया था कि लीनियर अगर एक्सप्रेशन है वो रिपीट हो रहा है तो आपको क्या करना है, सेकंड टाइम जो टर्म आएगा वो b अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर और उसके बाद में थर्ड आपका x प्लस 3, ठीक है। अब अगर राइट साइड में हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा इसका होल स्क्वायर और सेकंड ब्रैकेट आएगा, तो उसके बाद में a के साथ क्या आएगा वो देखते हैं, प्लस b के साथ और प्लस c के साथ। लेकिन इन दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम आएगा वो कैंसिल होगा, तो फिर हम इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, डिनोमिनेटर क्यों लिखे दोनों साइड में, डायरेक्ट न्यूमरेटर लिख देते हैं। लेफ्ट साइड में 3x माइनस 2 और उधर a के साथ में जो ब्रैकेट आएगा वो x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 प्लस b के साथ जो ब्रैकेट आएगा स्क्वायर तो है तो x प्लस 3 और प्लस c के साथ जो ब्रैकेट आएगा वो x प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा। अब हमें यहाँ से इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी जो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C है इनकी वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो जैसे यहाँ पर 2, 3 है, A, B, C 3 यहाँ पर अननोन क्वांटिटीज होगी, A, B, C 3 की वैल्यू, इसका मतलब कोई से 2 को पहले आपको एक साथ 0 बनाना है। B और C एक साथ 0 हो सकते हैं क्या, तो वो चेक करते हैं। B और C के साथ में जो ब्रैकेट्स है, जो फैक्टर्स है, कोएफिशिएंट्स है वो कॉमन है क्या, कोई सा कॉमन नहीं है, नहीं तो उसको इक्वल टू 0 बना करके हम इन दोनों को B और C के टर्म्स गए उनको 0 बना देते, तो एक साथ तो नहीं हो सकता। इसका मतलब फिर B की वैल्यू फाइंड करने के लिए A और C को 0 बनाते हैं, तो A और C में देखो x प्लस 1 का ब्रैकेट है A और C दोनों के साथ में। इसका मतलब अगर हम x प्लस 1 को 0 बनाए तो x इज इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा हमें, -1। इसका मतलब when x इज इक्वल टू -1, इस साइड में -1 पुट कर दिया तो ये हो गया 3 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू, इसमें -1 पुट कर देते एक का टर्म ये तो 0 हो जाएगा। इसके बाद में b के साथ b इंटू -1 प्लस 3
आ जाएगा, और इसमें फिर -1 पुट करेंगे, -1 + 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। 3 × -1 -3 -2 तो -5 हो गया, ये तो हो गया -5, और b का जो कोफिशिएंट है -1 + 3 यानी 2, और ये 2 कहाँ गया, डिवाइड में आ गया, तो b की वैल्यू आ गई -5/2 आ गई। ये तो b की वैल्यू आ गई। इसके बाद में हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं, और c की वैल्यू फाइंड करने के लिए a और b इन दोनों को एक साथ 0 बनाते हैं। तो a और b दोनों के साथ देखते हैं, देखें कोफिशिएंट एक सा हो, दोनों के साथ जो फैक्टर है एक जैसा कौन सा है, ये x + 3 a के साथ, ये x + 3 b के साथ। इसका मतलब अगर हम x + 3 को 0 बनाएं, यानी x = -3 पुट करते ही आपका a और b दोनों ही 0 बन जाएंगे। तो यहाँ से x -3 पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड में भाई इसमें पुट करते हैं हम a b c, इसी से तो वैल्यू फाइंड करते हैं इस इक्वेशन से। तो x -3 पुट करते हैं, तो ये 3 × -3 और -2 अगर इसमें -3 पुट कर दिया तो ये 0, इसमें -3 पुट कर दिया तो ये भी 0, तो c के साथ इसमें -3 पुट करेंगे, तो c × -3 + 1 होल स्क्वायर। इसके बाद में c की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 ये 9 हो गया, और -2 यानी -11 ये तो हो गया -11, और -3 + 1 -2, और -2 का स्क्वायर 4, तो c के मल्टीप्लाई में 4 है, ये डिवाइड में आ गया, तो -11/4। ये b और c दो की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड कर। अब वैल्यू हमें a की ओर फाइंड करनी, और ये आपको पहले बता दिया b और c में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं कि दोनों को एक साथ हम 0 बना सकें। तो इसका मतलब b और c की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, b और c 0 हो नहीं सकते, और नहीं हो सकते तो और कोई मेथड अपने को यूज करनी पड़ेगी। और कोई मेथड यानी आप x = 0 पुट करके भी इसके बाद में भी एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ 0 पुट करोगे तो लेफ्ट साइड है -2, यहाँ 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 3a, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो +3b, और यहाँ 0 पुट कर देंगे तो +a, यानी ये इक्वेशन बन जाएगा -2 = 3a। 0 पुट कर दिया तो लेफ्ट साइड -2, यहाँ 0 तो 3a, यहाँ 0 तो +3b, और यहाँ 0 पुट कर दिया तो +c। अब इसमें b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू पुट कर दी, किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर इस प्रोसेस से हम a की वैल्यू फाइंड, तीसरा जो आपके पास जो अननोन क्वांटिटी है, जो कांस्टेंट है लेकिन अननोन है, अगर उसकी वैल्यू इस प्रोसेस से फाइंड करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा, तो मेथड थोड़ी सी लंबी हो जाएगी इसमें। तो ऐसा करते हैं, इसमें हम कोफिशिएंट यूज कर लेते हैं। कोफिशिएंट भी कौन सा, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का गुणांक दोनों साइड में देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है लेफ्ट साइड में x स्क्वायर का यहाँ गुणांक। राइट साइड में देखो, अगर इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और x स्क्वायर के साथ में ये आएगा, तो इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर ये हो जाएगा। इसमें x स्क्वायर है नहीं, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें होगा नहीं इस टर्म में। इसमें x + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x स्क्वायर + 2x + 1 होगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट c से मल्टीप्लाई होगा, तो +c हो जाएगा। c की वैल्यू आपके पास c = -11/4 पुट कर देंगे, तो इसका मतलब a = -c, और -c की वैल्यू पुट करेंगे तो -11/4। इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास 11/4 आ गई, तो a की वैल्यू भी आ गई। अब आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हो, और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो इंटीग्रेशन इसी का तो फाइंड करना है। अब इसका इंटीग्रेशन, इसका समाकलन करें या फिर इसके जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स का हम समाकलन फाइंड कर लें, एक ही बात है। क्यों, इसी के तो ये पार्ट्स है, और क्या है, ये पार्शियल फ्रैक्शंस है, तो इनका हम फाइंड कर लेंगे। a b c की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो i = a की वैल्यू, और a की वैल्यू 11/4 कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे। उसके बाद में 1/x + 1 dx,
उसके बाद में आगे b, और b की वैल्यू आपके पास है -5/2, तो b की वैल्यू -5/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे -5/2, और इंटीग्रेशन है 1/x + 1 स्क्वायर dx। उसके बाद में c, और c की वैल्यू आपके पास -11/4 कांस्टेंट है, बाहर लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1/x + 3 dx आ गया। अब इनका इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले तो इज इक्वल टू 11/4 और 1/x का, अब उतर गया 1/x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है log x। अब इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर x का यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ होता तो log और ये निकल के फिर डिवाइड उस कोफिशिएंट से कर देते, लेकिन इसमें तो क्या हो जाएगा, log x + 1 -5/2, और ये 1/x + 1 की पावर 2, इसका मतलब ये है x + 1 ⁻² dx -11/4, फिर से log x + 3 + c, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म में और थर्ड टर्म इन दोनों में देखते हैं तो 11/4 कॉमन है, तो इज इक्वल टू 11/4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में log x + 1 माइनस log x + 3, ये तो कॉमन ले लिया। अब एक आपके पास स्टेप रह गया, तो -5/2, अब इसका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, x⁻² dx का कौन सा फॉर्मूला, x⁻n dx का फॉर्मूला लगाएंगे हम, x⁻n + 1 अपॉन n + 1। अब इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो, आपको पहले बताया था, +1 प्लस माइनस कुछ भी हो, यहाँ पे कांस्टेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x + 1 (2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ये 11/4, और ये हो गया log m - log n, log फॉर्मूला है log m - log n, ये आपको फॉर्मूला लगता है log m अपॉन n, ये तो m हो गया, तो क्या होगा log x + 1 log m - log n, यानी x + 3, फिर -5/2, अगर इसको सोल्व करेंगे -2 + 1 यानी -1, तो ये भी -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस को क्या बना देगा प्लस, और x + 1 का ब्रैकेट है उसकी पावर -1, तो इसकी पावर -1 मीन्स इंटू 1/1 यानी डिनोमिनेटर में आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंटू x + 1 और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन सोल्व हो गया। वही आपको पार्शियल फ्रैक्शंस की मेथड यूज करके इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब मैं उसके बाद में जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको थोड़ा अब सेम ही है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से सोल्व करेंगे। वही ए बी सी की जो वैल्यू है उस वैल्यू को फाइंड करेंगे, और वही वैल्यू अगर उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसी तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस से हम फाइंड कर सकते हैं। और फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो I इज इक्वल टू x² + 1 x - 2, और थर्ड ब्रैकेट है x - 3, और ये हो गया dx। फिर से अगर सबसे पहले हम इसमें देखते हैं तो वही इसकी डिग्री, तो इसकी 2 है, और डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो x की हाईएस्ट पावर 3 होगी, तो इसका मतलब ये प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है, उचित परिमेय भिन्न है, डिवाइड तो करना नहीं है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो। लेट x² / x + 1 x - 2 x - 3 is equal to a/x + 1 plus b/x - 2 plus c/x - 3। फिर से अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों साइड के जो न्यूमरेटर है, एलसीएम लेंगे तीनों ब्रैकेट आएंगे, तो एक के साथ वो दो ब्रैकेट्स आएंगे
x माइनस 2 x माइनस 3। b के साथ इसको छोड़ करके दोनों ब्रैकेट्स आएंगे x प्लस 1 x माइनस 3 प्लस c के साथ x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। इसमें वही आप a, b और c ये अननोन क्वांटिटीज है तो कांस्टेंट लेकिन अननोन है, और इनकी वैल्यूज अगर फाइंड करेंगे तो वही दो को जीरो बनाएंगे। तो देखते हैं b और c में कुछ कॉमन है क्या। b और c में x प्लस 1 का ब्रैकेट है, इसका मतलब अगर आप x प्लस 1 को जीरो मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1 अगर पुट कर दो तो इसका मतलब b और c दोनों जीरो हो सकते हैं। तो when x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट कर दिया तो लेफ्ट साइड में तो हो गया माइनस 1 स्क्वायर, और राइट साइड में a इंटू माइनस 1 माइनस 2, उसके बाद में माइनस 1 माइनस 3, और इसमें माइनस 1 पुट करते ही ये जीरो, इसमें माइनस 1 पुट करते ही ये जीरो। तो उसको b और c के टर्म्स को लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ a का कोएफिशिएंट देखो माइनस 3, यहाँ तो माइनस 3 हो गया, ये तो हो गया माइनस 3 इंटू ये हो गया माइनस 4, यानी ये कितने हो गए 12, और 12 डिवाइड में आएगा तो a इज इक्वल टू 1/12, इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी ये तो a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो a और c इन दोनों को जीरो बनाना है। तो a और c के कोएफिशिएंट्स में जो कॉमन है, कॉमन ब्रैकेट है वो x माइनस 2 और इसमें भी x माइनस 2 है। इसका मतलब x माइनस 2 को अगर हम जीरो कर दें तो x इज इक्वल टू क्या पुट करते ही जीरो हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू पुट करते ही a और c के कोएफिशिएंट्स जीरो हो जाएंगे। व्हेन x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट साइड में इसमें पुट करना है आपको। ये इक्वेशन यूज होती है a b c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये तो है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पुट करते ही ये का कोएफिशिएंट जीरो होगा तो a का टर्म जीरो, ये b के साथ में 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है, और फिर इसमें 2 पुट करते ही ये जीरो तो c का टर्म भी जीरो। तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया 4। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू माइनस 1, ये क्या होगा 3 इंटू माइनस 1, तो क्या हो गया ये माइनस 3। ये b के कोएफिशिएंट है, b के साथ में गुणा में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 4/-3 इसकी वैल्यू आ जाएगी b की। तो इसका मतलब ये b की वैल्यू भी आ गई। अब अगर c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो a और b दोनों को जीरो बना देंगे। अब a और b दोनों में जो कॉमन है वो x माइनस 3 का है, तो इसका x माइनस 3 जीरो कब होगा, अब x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू 3 पुट करते ही लेफ्ट साइड में तो हो गया 3 स्क्वायर, एक के टर्म में इसमें एक एक टर्म में 3 पुट करते ये तो जीरो, इसमें 3 पुट करते ही जीरो, तो c का टर्म होगा c इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2। फिर से c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेफ्ट साइड में 3 स्क्वायर मीन्स 9, इसकी वैल्यू 4 इंटू 1 हो गई, 4 तो ये हो गई, इसकी 1 तो 4 इंटू 1 यानी 4 डिवाइड में आ गया तो 9/4। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास है, c की वैल्यू 9/4 और b की वैल्यू माइनस, इसको माइनस, ये माइनस यहाँ भी लिख सकते हो तो ऐसा लिख सकते हो -4/3, और a की वैल्यू 1/12, तीनों की वैल्यू आपके पास है। तो इसका मतलब अब इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन तो इसी का है और इसको हमने पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, और पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया तो i इज इक्वल टू पहले a की वैल्यू, और a की वैल्यू आपके पास 1/12 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, 1/x प्लस 1 dx। उसके बाद में b की वैल्यू -4/3 बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है 1/x माइनस 2 dx। फिर c की वैल्यू प्लस 9/4 कांस्टेंट है बाहर लिख दिया, 1/x माइनस 3 dx, ठीक है। अब सेम इक्वेशन है इसलिए थोड़ा स्पीड से इसको सोल्व कर रहे हैं। 1/12, 1/x का log x होता है तो log x प्लस 1 माइनस 4/3 log, और ये हो गया x माइनस 2 प्लस 9/4 log x माइनस 3 प्लस
सी। ये इसका आपको आंसर आ गया 1/12 log x प्लस 1 माइनस 4/3 log x माइनस 2 प्लस 9/4 log x माइनस 3। ये इसका इंटीग्रल आ गया हैंड। ठीक है, तो ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस यानी आंशिक भिन्न है। इनसे हमने 5 क्वेश्चन से सॉल्व कर लिए। उसमें से स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शंस से इनको फाइंड कर। तो अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया, अच्छा लगा, तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।